नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है डॉक्टर सीपी कोठारी। सर के बारे में बता दूं, सर सीनियर गैस्ट्रो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। तो हम सर से जानते हैं उनके इस पेशे के बारे में। साथ ही कोविड का वक्त आप सभी जानते हैं मेडिकल फील्ड के लिए बहुत टफ रहा है, तो उस वक्त में सर ने किस तरह से काम किया उस बारे में भी हम सर से बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में ही जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा बेसिक एजुकेशन प्राइमरी स्कूलिंग एंड बिफोर कमिंग टू मेडिकल कॉलेज उज्जैन में हुआ है। महाराजवाड़ा स्कूल, माधव कॉलेज और मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमबीबीएस और सर्जरी की मैंने जो है क्वालिफिकेशन प्राप्त की है। और मेरी फैमिली में मेरे फादर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स थे, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। मेरी सिस्टर जो है वो जो है साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं और मेरे तीनों बच्चे हैं वो यूएस में काम करते हैं। सबसे छोटा बेटा वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर हैं। आपने डॉक्टर का पेशा ही क्यों चुना? बाकी सारे प्रोफेशन भी थे, कई सारे प्रोफेशन हैं, बट डॉक्टर बनने का चुनाव क्यों किया गया? ये बड़ा एक है ना दिलचस्प प्रश्न है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब से मेरा फैमिली जो है मतलब मेरे फैमिली के रिलेटिव्स काफ़ी बस्ती में रहते थे, मल्लारगंज और नलिया बाखल और उधर रहते थे। तो वहाँ पे सब लोग बचपन से बोलते थे कि तुम डॉक्टर बनोगे। हम लोगों को डॉक्टर्स की बहुत कमी है, हमको मिलते नहीं डॉक्टर्स। उस ज़माने में डॉक्टर्स होते नहीं थे। तो मुझे एक शुरू से ऐसी दिलचस्पी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। सब चाहते थे कि बोले डॉक्टर बनेगा हमारा काम करेगा। अब तक के करियर में आपने कहाँ कहाँ पर वर्क किया हुआ है? काफ़ी टाइम से हैं आप इस फील्ड में, तो कहाँ कहाँ वर्क कर चुके हैं? मैंने बेसिकली एमवाय हॉस्पिटल में शुरू में काम किया। उसके बाद एमवाय हॉस्पिटल 1978 में छोड़ने के बाद मैं क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में 20 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी। और अभी मेनली मैं CHL हॉस्पिटल, ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल और कुछ और मेजर हॉस्पिटल्स मेदांता वगैरह में मतलब जाता हूँ और सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। आपका जो प्रोफेशन है गैस्ट्रो लेप्रोस्कोपिक सर्जन, तो अगर हम आसान भाषा में दर्शकों को समझाएं तो आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं? बेसिकली एक जनरल सर्जन जो होता है वो सर्जरी के सारे एस्पेक्ट कि जिस सिर से लेके पैर तक जहाँ भी सर्जरी की आवश्यकता होती है, एक्सेप्ट सम स्पेशलाइजेशन फील्ड जैसे न्यूरो सर्जरी या कार्डियक सर्जरी, इनको छोड़ के बाकी सब जगह की इलाज करते हैं। और मेनली जो गैस्ट्रो सर्जन्स होते हैं वो पेट की बीमारी की सारी सर्जरी करते हैं, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, सारे तरह के हर्निया के ऑपरेशन, या कोई आंतों के अगर कैंसर के ऑपरेशंस होते हैं, या आंतें बस्ट हो जाती है, कुछ इमरजेंसी होती है, या पेट में चोट लग जाती है, उस समय कुछ अंतरंग ऑर्गन्स में कुछ चोट लग जाती है तो उसको भी ऑपरेशन हम करते हैं उसका। और है ना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी विधा है जो पिछले 20 सालों से शहर में है। मैंने ही उसको यहाँ प्रारंभ किया था। इसमें पेट पूरा खोलने के बजाय पेट के अंदर के अंगों का ऑपरेशन जो है, बहुत छोटे छोटे से छेद करके अंदर दूरबीन और इंस्ट्रूमेंट्स प्रवेश किए जाते हैं और उससे उनका सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो हम लेप्रोस्कोपी द्वारा जो है किडनी भी निकालते हैं, तिल्ली भी निकालते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन मुख्य तरह करते हैं और सब तरह के हर्निया के ऑपरेशन करते हैं। तो ये एक विधा है जिसमें पेशेंट्स को बहुत अच्छा रहता है कि पूरा पेट नहीं खुलता है और छोटे छोटे छेद से वो जल्दी से ठीक हो जाता है, कम दर्द होता है। तो ये एक नई विधा है जो हम करते हैं। एज अ सर्जन आपने कई सारे सर्जरीज हैंडल की होंगी, तो आपका मोस्ट क्रिटिकल सर्जरी कौन सा रहा अब तक जो हमेशा यादगार रहेगा आपके लिए? ऐसे तो चैलेंजेस हैं डे टू डे लाइफ में हम लोगों को बहुत आते हैं। और चूंकि मैं अभी 42 साल से ज़्यादा हो गए मुझे सर्जिकल फील्ड में काम करते हुए, तो मेरे पास सारे चैलेंजिंग केसेस ऑल ओवर MP से लोग रेफ़र करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको मैं चैलेंजिंग बोलूँगा या जिसमें कुछ ऐसा रहता है कि जो कभी आप भूलते नहीं हैं। एक पेशेंट था जब मैं क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल में काम करता था, उसकी आंतें बस्ट हो गई थी और वो बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके घर के लोग आके वहाँ छोड़ के चले गए और उस व्यक्ति का मैंने ऑपरेशन किया, उसको ठीक किया। उसके लिए कहीं से रिसोर्सेज
इकट्ठा करके उसको ठीक किया। उसके बाद में वो मेरे से 40 साल से जुड़ा हुआ है। उसके घर में कुछ भी काम होता है तो मैं आज भी रिसोर्सेज इकट्ठा करके उसके लिए मैं आज भी करता हूँ क्योंकि वो अदरवाइज़ वो व्यक्ति है ना, जिंदा रहना मुश्किल था उसका अगर मैं नहीं करता तो वो भी उसी रूप से मुझे देखता है। और ऐसे इस ढंग के कई प्रयोजन जो है ज़िंदगी में आए हैं कि जिनको जो है ठीक करके हमें खुद अपने पेशे के प्रति आनंद आया। इस पेशे में हम है उसके लिए हमें बहुत आनंद आया उसको। कोविड का टाइम मेडिकल फील्ड ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस वक्त में, तो इस टाइम पर आपने किस तरह वर्क किया और क्या क्या चैलेंजेस सामने आए आपके? कोविड जब पूरे विश्व में हुआ तो एक बहुत डरावना सा पिक्चर था और उसमें दो तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं उसके अंदर कि कोविड से सब लोगों को अपने जीवन की क्षति होने का भय था, ऐसा ही भय डॉक्टरों में भी था। तो उस दौरान शुरू के पीरियड में मेरा अनुभव ये है कि 90% डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था और मोस्ट ऑफ द लोग अपने फ़ोन बंद करके काम नहीं कर रहे थे। पर चूँकि मैं सर्जन हूँ, मेरे पास कुछ इमरजेंसीज आती हैं जो कि लाइफ सेविंग इमरजेंसीज होती हैं, तो मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया हूँ। CHL इवन कर्फ्यू के दौरान भी मैंने काफ़ी पेशेंट्स के ऑपरेशंस किए हैं। उनमें से कुछ पेशेंट जिनमें सस्पेक्टेड कोविड थे तो हम लोग जो PPE किट पहन के और एक अलग तरीके से वो सब प्रिकॉशन लेके हम सर्जरी करते थे। पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इस ढंग की किट पहन के सर्जरी करना, इस ढंग के वातावरण में सर्जरी करना जहां आपकी जान को स्वयं खतरा हो, एक अलग अनुभव रहता है, एक अलग रिस्क रहती है और एक अलग असुविधा भी रहती है क्योंकि आपको एक ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती, खुद को ही ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती, काम करने में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं। पर फिर भी लोगों की जान बचाने में हम जो है काफ़ी तौर पे सफल रहे और उस दौरान मैंने लगातार काम किया है इसका। आपके अब तक के बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड्स कौन से रहे हैं? बेस्ट अचीवमेंट तो मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने अच्छे से इलाज किया, जिनको ठीक हुए, वो जिनका ग्रेटिट्यूड, वो जिनकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं। अवार्ड्स तो मैंने साइड बाय साइड आते रहते हैं, पर अवार्ड में जिनको मैं अच्छे रिकग्नाइज करता हूँ, अब जैसे बचपन से तो स्पोर्ट्स के कुछ अवार्ड्स मिलते रहते थे, पर उसके अलावा जो एकेडमिक हैं उसमें एक BC राय ओरेशन है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और इस दौरान मैंने अपने एसोसिएशन की भी काफ़ी जो है उसमें कार्य किया है, जिसमें एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया में इंदौर चैप्टर, उसके बाद मध्य प्रदेश चैप्टर का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ और नेशनल बॉडी में मैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर वहाँ पे करीब 5 साल तक रहा हूँ और कोलोरेक्टल सोसाइटी में भी मैं काम करता हूँ। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में इंदौर ब्रांच और मध्य प्रदेश ब्रांच का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। कोविड के टाइम कोई खास अचीवमेंट रहा? सॉरी, कोविड के टाइम का आपका कोई खास अचीवमेंट रहा? नहीं, कोविड के टाइम का यही अचीवमेंट है कि जिन पेशेंट्स को मेरे पेशेंट जो मेरे से कनेक्टेड थे वो लोग मुझसे फ़ोन से बात कर रहे थे, उन लोगों को मैं सब लोगों को फ़ोन पे ही अधिकतर लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा था और कुछ लोगों से वीडियो कॉल द्वारा भी उनको मैं ट्रीटमेंट दे रहा था। पर मैंने किसी पेशेंट को इस दौरान चार्ज नहीं किया, ना वीडियो कॉल के लिए और ना ही उनको टेलीफोनिक एडवाइस के लिए। और जिन पेशेंट्स को सर्जरी की आवश्यकता थी उनको एडमिट करके सर्जरी भी की है, उनको पूरा देखा है, उनको पूरी केयर दी है मैंने। एक सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बना जा सकता है, क्योंकि आप इतने सालों से मेडिकल फील्ड में हैं, कई सारी सर्जरी कर चुके हैं, कोविड के वक्त भी आपने काफ़ी काम किया है, तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर कैसे बना जा सकता है? ये मैं उनके लिए पूछ रही हूँ जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब सक्सेस की परिभाषा हर क्षेत्र की अलग अलग होती है, पर चिकित्सा क्षेत्र एक विषय विशेष है क्योंकि अन्य बिजनेस में सक्सेस की जो परिभाषा होती है आपने कितना पैसा कमाया उससे होती है, जबकि चिकित्सा क्षेत्र में पैसे का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। एक मॉडरेट पैसा आप कमा सकते हो, पर इसके साथ जो आप मरीजों का प्यार और जो उनसे रेस्पेक्ट पाते हो उसको मैं सक्सेस का क्राइटेरिया बताता हूँ, उसको मैं सक्सेस का क्राइटेरिया मानता हूँ। और वो प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर जो आपको कार्य करना होता है और हमेशा ये सोचना होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है तो मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ।
उसके बाद में आप अपने फायदे का भी सोच सकते हैं। कोविड के बाद हम मेडिकल फील्ड में आए चेंजेस की बात करें अगर, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्या सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं? हाँ, कोविड के समय एक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट किया है सरकार ने, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसको मैनेज किया है और हम दूसरे कंटिनेंट और दूसरे जिन देशों को हम अपने से उन्नत मानते थे, उनसे बेहतर स्थिति में हम अपने आप को आज पाते हैं। जो भी रिसोर्सेज से हमने जुटाए, हमने बेस्ट यूज़ किया उनका। जो भी दवाइयाँ थी, जो हमने लॉकडाउन लगाया, जो लोगों को प्रेरित किया कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जनता ने उसको माना भी है, उसका विरोध नहीं किया है। इसलिए आज हमारे यहाँ पेशेंट्स भी कम हैं, आबादी के प्रोपोर्शन में दूसरे देशों से हमारे यहाँ मरीज कम हैं, और हमारे यहाँ मृत्यु दर भी बेहद कम है, क्योंकि दूसरे देशों में कम आबादी होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई है। और उसके बाद जिस ढंग से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने सक्सेसफुल किया है, वो एक अनुकरणीय पहल है, जो और विश्व में कोई भी व्यक्ति जिसके लिए गर्व कर सकता है। वैक्सीनेशन की बात निकली तो मैं पूछ लेती हूँ कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, नुकसान हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। कई भ्रांतियां हैं जो लोगों में फैली हुई है, तो उन्हें आप वैक्सीन को लेकर किस तरह से अवेयर करेंगे? नहीं, वैक्सीन के लेके भ्रांतियां का सबसे बड़ा कारण जो है, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कुछ लोगों के जो मतलब ख्यालात थे, उसकी वजह से भी था। और दूसरा जो चीज़ और देशों में और हमारे देशों में वैक्सीन के प्रति जो हुआ है, हमारी लीडरशिप ने वैक्सीन बहुत बाद में लगवाया। अगर मेरा ऐसा सोचना है कि हमारे लीडर्स जिनकी ओर जनता देखती है, अगर सबसे पहले वैक्सीन लगवाते, तो जो सिनेरियो आज दिखता है कि लाइन लगा के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो सिनेरियो शायद बहुत पहले दिख जाता। और कुछ गलत सूचनाएं आई थी, और हमारे देश में एक हमेशा से ये रहा है कि हम विदेशी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपनी खुद की चीज़ों पे कम भरोसा करते हैं। ये चीज़ अब हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारा देश काफ़ी उन्नत है और काफ़ी वैज्ञानिक उन्नति भी हमने की है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ लोग बहुत हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोग हैं, जो दूसरे देशों में सेवा दे रहे हैं, आज हमारे यहाँ सेवा दे के अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, और शायद ये चीज़ होने के बाद में लोगों का विश्वास अपने देश की चीज़ों के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि वैक्सीनेशन जब से स्टार्ट हुआ है, तब से लोगों ने जो कोरोना प्रोटोकॉल्स थे, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस, ये कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है या ना के बराबर हो गया है। लोगों का ऐसा है, वैक्सीन आ गया, अब लगवा लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो आप उन्हें अवेयर करेंगे कि इन चीज़ों का उन्हें पालन करना चाहिए? इस बारे में मैं जो लाइटर मूड में कहूँगा कि जो पहले ही एक दिन का जो हमारा लॉकडाउन लगाया था और उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तो लोगों ने सोचा था कि थाली और ताली बजा लेंगे, हमारा कोरोना ख़त्म हो गया है। पर इसी ढंग की कुछ भ्रांति अभी हो रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद हम पूर्णतः सुरक्षित हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। वैक्सीन से आप पूर्णतः सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि वैक्सीन लगाने से आपका मृत्यु होने की संभावना या सीरियस बीमारी होने की संभावना कम होती है, जबकि 65% संभावना बीमारी होने की कम होती है। फिर भी 35% लोगों को वैक्सीन लगाने के बावजूद भी उनको कोरोना हो सकता है और वो सफ़र कर सकते हैं। इसलिए आज भी वैक्सीन लगाने के बाद में भी उनको मास्क लगाना अति आवश्यक है, और सोशल डिस्टेंसिंग रखना और जो नॉर्म्स पालना ज़रूरी कि भीड़ न लगाएं, कहीं बड़े सम्मेलन न करें, बड़े आयोजन न करें, पार्टीज़ में बचें, ये बेहद आवश्यक है। क्योंकि फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मेरे ख्याल से लोग खुद जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इसको लाइटली लेना चालू कर दिया है। जी, आपने कहा कि केसेस बढ़ गए हैं, तो उसी पर आ रही हूँ मैं कि केसेस बढ़ गए हैं, और ये देखा जा रहा है कि अधिकतर जगह केस बढ़ते हुए आ रहे हैं, और उसको लेकर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है हाल ही में। तो क्या क्या नियम है जो गवर्नमेंट ने लागू किए हैं फिर से? बेसिकली गवर्नमेंट ने जो नियम पहले लागू किए थे वही नियम है जी। कि आप अपने हाथ स्वच्छ रखें, मास्क
नियमित रूप से पहने, जब भी घर से बाहर निकलें नियमित रूप से मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बड़े आयोजनों से बचें, कहीं भी ज़्यादा देर भीड़ लगाने से हमेशा बचें और कोई बड़े आयोजन न करें। यही मुख्य तरह जो उसके अंदर मैसेज है गवर्नमेंट की ओर से। फैमिली का सपोर्ट हम सबको बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, तो आपके करियर में फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया? और जब ये कोविड का वक्त था, ये बहुत मुश्किल वक्त था और आपका पेशा ऐसा है कि आपको काम करना ही था, तो इस वक्त में फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया आपको? सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये था कि उन्होंने रोका नहीं और हर तरह से उन्होंने सहयोग दिया कि जब आप आएँ तो अपने चेंजेस, अपने ड्रेस चेंज करें, ये करें। और उसके बाद में और फैमिली ने कहीं आपके साथ में भेदभाव नहीं किया और ना आपको रोका कभी भी कि आप काम पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि काम करना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई मिलिट्री वाला युद्ध के टाइम पे मना कर दे कि मैं तो अब तो लड़ाई नहीं करूँगा, मुझे गोली लग जाएगी, और अगर देश पे आपत्ति आई है जिसमें चिकित्सक सहायता कर सकते हैं या काम करने का मौका आया है, उस समय चिकित्सक घर नहीं बैठ सकते, उनको काम करना आवश्यक है। एक बेस्ट डॉक्टर के अंदर एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है आपके पेशे के लिए, लेकिन और क्या क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है डॉक्टर में, जो उसे बेस्ट बनाती है? जब मैं पढ़ाई कर रहा था और जब सर्जन बनना था तो हमारी किताब में एक चैप्टर था मेकिंग ऑफ ए सर्जन। तो उसमें पहला सेंटेंस था, ए गुड सर्जन हैज़ टू बी ए गुड पर्सन। तो जितनी भी वर्च्यूज़ हैं अपनी जो एक गुड पर्सन में होना चाहिए वो एक डॉक्टर में होना चाहिए। ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमेशा ज़्यादा सीखने की नीयत होना चाहिए। हर साल आपका एक प्रयास होना चाहिए कि मैं नया नॉलेज गेन करूँगा, नई स्किल्स गेन करूँगा और ज़्यादा बेहतर डॉक्टर बनूँगा हर साल। आप समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो हमारी सोसाइटी को और हमारे जो युवा हैं, जो भविष्य हमारे देश का, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे कि वो खुद किस तरह ग्रो करें ताकि सोसाइटी ग्रो कर सके? सोसाइटी को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों और उससे प्रेम करें और सारे जो डिसिप्लिन हैं उनको सिंसियरली माने। जैसे रोड पे चलना, एक रोड ट्रैफिक, आपको रेड लाइट नहीं क्रॉस करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे आपकी भी जान बचती है, दूसरे की भी जान बचती है। अभी कोरोना काल में जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो बताए हैं उनका पालन करना है और जितना ऑनेस्टली आप देश के प्रति रहेंगे, वफादार रहेंगे, तो शायद हर आदमी सुखी रहेगा। सर, अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहता है अपनी बीमारी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? मैं 2 जगह पेशेंट देखता हूँ। एक तो CHL हॉस्पिटल में 9 से 12 सुबह में वहाँ रहता ही हूँ, तो वहाँ पे पेशेंट देखता हूँ, और शाम को 5 से 7 मेरी क्लिनिक पे यहाँ जो CS नायडू आर्केड में ग्रेटर कैलाश के पास यहाँ देखता हूँ। तो जो भी मरीज मुझसे संबंधित हैं, जो भी शल्य क्रिया से या पेट की बीमारी से संबंधित हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर कोठारी जी से हमने कई सारी बातें जानी, किस तरह से उनके डॉक्टरी पेशे की शुरुआत हुई, साथ ही उनके बेस्ट अचीवमेंट क्या रहे। कोविड के वक्त में भी सर ने बहुत अच्छा और बेहतर काम किया है। तो अगर आपको भी किसी कंसल्ट की ज़रूरत है, आप अपनी बीमारी को लेकर सर से कंसल्ट कर सकते हैं। सर CHL में अवेलेबल है और ग्रेटर कैलाश के पास भी, यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ पर भी सर आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.